हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HRM भी बोलते हैं। मैं एक पहले वीडियो बनाया था सिलेबस को लेकर और मैं बोला भी था कि कमेंट करके बताओ कि इस सब्जेक्ट का कितना डिमांड है, हम देखेंगे कितने बच्चों को इसका नीड है, हम देखेंगे और उसके हिसाब से फिर हम इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। और मैं देखा है कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें बच्चे लोगों को HRM सब्जेक्ट का वीडियोस का ज़रूरत है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास ग्रुप्स में पर्सनली, और ये HRM सब्जेक्ट बहुत डिमांड किया जा रहा है स्टूडेंट्स लोगों के तरफ से। इसीलिए आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज़ HRM। जैसे कि मैं हमेशा प्रॉमिस किया हूँ बेटा अपने चैनल में कि जो भी तुमको सब्जेक्ट्स में दिक्कत आएगा तुम मुझे बताओ तुमको कौन से सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, और हम जरूर से कोशिश करेंगे वीडियोस बनाने का। हाँ, ये एक बात है कि जो सब्जेक्ट का थोड़ा डिमांड ज़्यादा होगा हम उसका वीडियोस थोड़ा पहले बना पाएंगे ताकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट करे। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम हर एक सब्जेक्ट का वीडियो तुम्हारे लिए अपलोड करेंगे ताकि तुमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ मैं ओपन कर रखा हूँ मेरे सामने HRM सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है, पहले भी मैं दिखाया था ये सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइडेड है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत सिलेबस माइनर चेंजेस हो सकता है, लेकिन उससे कोई खास दिक्कत नहीं आएगा, हम आराम से इससे कवर कर सकते हैं। और बेटा तुमको एग्ज़ाम में जितना लिख कर आना है ना उतना के लिए ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों ना हो 2-4% सिलेबस इधर उधर होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि ये सब एक ऑल ओवर इंडिया एक कॉमन सिलेबस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से 4 यूनिट में डिवाइडेड है। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना, मतलब उनको काम पर रखना, उनका सिलेक्शन करना, उनका ट्रेनिंग करना, उनका टाइम टू टाइम प्रमोशन करना, जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रेज करना, जो अच्छा काम कर रहा है मतलब उसको शाबाशी देना, है ना, जो खराब काम कर रहा है उसको पेनलाइज करना। तो ये सब कुछ आता है अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बारे में है, उनके रिलेटेड प्लानिंग करना कि कितने एम्प्लॉयज का रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे करके चैप्टर के अंदर पढ़ते रहेंगे। तो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है मैं वहां से हमेशा शुरू करता हूं ताकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिले एग्जाम्स में। तो जो सेकेंड वाला यूनिट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये अगर हम समझेंगे तो ये हमको एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा। तो हम लोग इस वाले यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2, दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जो यूनिट नंबर 1 है हम वो भी कवर करेंगे जरूर से। यूनिट 1 में सिर्फ क्या दिया हुआ है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है उसके बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जैसा है वो, और बाकी उसके बाद मेन जो चैप्टर्स जो मेन है वो यूनिट नंबर 2 से शुरू होते हैं, जिसमें 2 टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। वन इज रिक्रूटमेंट एंड दूसरा है सिलेक्शन। ठीक है, और फिर हम चलेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयज को ट्रेन करना और डेवलप करना, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। उसके अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक है रिक्रूटमेंट और दूसरा है सिलेक्शन। हम आज के वीडियो में रिक्रूटमेंट टॉपिक जो है उसको शुरू कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में रिक्रूटमेंट कंप्लीट करके फिर हम सिलेक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट होता क्या है देखते हैं हम लोग। बेसिकली जब हम प्लानिंग कर लिए कि एम्प्लॉय कितने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सपोज हम लोग प्लान बना लिए, हम देख लिए क्या काम है, कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है, उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर लिए कि हाउ मच एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। और सपोज मैं ये प्लानिंग किया कि मुझे 20 एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ेगा, आई नीड 20 एम्प्लॉयज। ठीक है, अब इस 20 एम्प्लॉयज को हमको काम पर रखना पड़ेगा। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स निकालना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना सबके पास कि हमारे पास वैकेंसी है
और आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। बेसिकली एडवर्टाइजिंग द वैकेंसी। जो हम न्यूज, जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूज़पेपर में हम एडवर्टाइजमेंट निकाले कि वी नीड 20 एम्प्लॉयज और हमारा रिक्वायरमेंट हम लिख दिए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एडवर्टाइज करना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी है, ठीक है, और लोगों को इंड्यूस करना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए, ठीक है। और फिर सिलेक्शन में हम क्या करेंगे? जो लोग अप्लाई किए होंगे जॉब के लिए उनमें से हम सुइटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो रिक्रूटमेंट अलग चीज है और सिलेक्शन अलग चीज है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एडवर्टाइज करना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए। क्योंकि देखो, ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए सिलेक्शन जो होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस रहेगा तो हम लोग बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आया हमारे पास, ज्यादा लोग जॉब इंटरव्यू देने नहीं आए हैं, तो जो आए हैं हमको उनमें से रखना पड़ेगा, तो हो सकता है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय जो हो थोड़ा खराब हो जाए, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए, ठीक है। फिर सिलेक्शन में हम क्या करेंगे? ये जो लोग अप्लाई किए हैं रिक्रूटमेंट में, इनसे सुइटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट। मैं ओपन कर लेता हूं नोट्स रिक्रूटमेंट का, ये रहा, आ गया नोट्स है, ये नोट्स है रिक्रूटमेंट का, ठीक है। बाकी नोट्स तुम साथ में लिख भी सकते हो। बाकी अगर इंस्टाग्राम आईडीज, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स को फॉलो करोगे, वहां ज्वाइन करोगे, तो वहां पे भी तुमको डिस्क्रिप्शन में ये सब मिल जाएगा आराम से, वीडियो का लिंक और साथ ही साथ ये पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड उसको ज्वाइन कर लेना। बाद में क्या होता है ना, ये पीडीएफ का लिंक मिलता नहीं है क्योंकि तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, तो प्रॉब्लम होगा फिर, तो उसको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट। या तुम चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, मोटिवेट करना, अट्रैक्टिंग more and more candidates to apply for the vacant job position। तो रिक्रूटमेंट हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। इन जनरल वर्ड्स, रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च फॉर कैंडिडेट्स who can perform the vacant roles and inducing them to apply and come forward for filling the vacant roles। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? वैकेंसी का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक हम ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। The recruitment function is very important because the end result of recruitment function is receiving large number of applications to make selection from। ठीक है, तो अगर रिक्रूटमेंट अच्छा होगा तो क्या होगा? बहुत सारा जॉब एप्लीकेशन आएगा हमारे पास, जिससे हमको सिलेक्शन करने में आसानी होगा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे जिनमें से हम बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, टोटल 2 सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। पहला होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अगर हम जॉब पोजीशंस को फिल कर लेते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मिडिल लेवल में कोई वैकेंसी है, ठीक है, तो हम क्या किए? लोअर लेवल से किसी को प्रमोट करके मिडिल लेवल पे ले आए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही हम लोग जॉब पोजीशंस को फिल कर दिए। ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है?
जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी एम्प्लॉय को लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ब्रॉडली सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो प्रकार का होता है, एक हो गया तुम्हारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरा हो गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या तो किसी को प्रमोट करना या किसी को डिवोट करना, नीचे लेके आना। ठीक है, जैसे लोअर लेवल से हम लेके जा रहे हैं मिडिल लेवल पे, इसको बोलते हैं प्रमोशन, है ना। अगर हम मिडिल लेवल से किसी को ला रहे हैं लोअर लेवल पे, इसको बोलते हैं डिवोशन, मतलब कम होना, प्रमोशन का उल्टा। ठीक है, और दूसरा हो गया एक्सटर्नल सोर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अगर हम एम्प्लॉयज लेकर आते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है, चलो देखते हैं। पहला, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वेकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है उन्हीं में से, है ना, inducing the existing employees of the organization. The vacant job positions are filled by using existing employees only. अपने existing employees से ही हम लोग job positions को fill करते हैं, and no outsiders are permitted in internal sources. तो internal source में outsider को allowed नहीं है, सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन को फिल करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, हर का अपना एडवांटेज और अपना डिसएडवांटेजेस होगा। हम रीड करते हैं। सबसे पहला, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इट इज इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता होगा ये, क्योंकि ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही हम लोग पोजीशन को फिल कर दिए, तो बहुत सस्ता होगा ये। दूसरा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज बहुत मन लगाकर काम करेंगे। इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को पता है कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो आगे चल के वो लोगों का प्रमोशन हो सकता है, तो उससे क्या होगा, वो लोग ज्यादा मन लगाकर, ज्यादा मोटिवेशन से वो लोग उसको काम को करेंगे, है ना। थर्ड, लेस अमाउंट्स इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन का बारे में बताने में, ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके सिखाने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है उसका ट्रेनिंग करने में, और ये ट्रेनिंग का कॉस्ट बचेगा अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ही जॉब पोजीशन को फिल करेगा तो, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑलरेडी जानता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ, तो उसको और कुछ नया बताने का जरूरत नहीं है। तो हमको ज्यादा खर्चा ट्रेनिंग में नहीं करना पड़ेगा अगर हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही रिक्रूटमेंट करेंगे तो, लेकिन बाहर वालों को लाएंगे तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा उनका ट्रेनिंग करवाने में। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, the employees are already familiar with rules and regulations of the organization, so less chances of turnover। क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय ऑलरेडी जो एनवायरमेंट का, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उसके बारे में पहले से जानता है, वो सब कुछ क्लियरली जानता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसीलिए वो अब छोड़ के जाने का चांसेस कम है। लेकिन कोई नया एम्प्लॉय आएगा, हो सकता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो समझ में ना आए, अच्छा ना लगे, और कल दिन वो 2-4 दिन बाद छोड़ के भाग जाए, है ना। तो नए लोगों को रखने में क्या डर है, अगर उनको ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट सही नहीं लगा तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मन लगाकर काम करता है, एफिशिएंसी से काम करता है, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है ना, अच्छा सा काम करेगा तो मैनेजर बनेगा, तो ज्यादा मन लगाकर काम करेगा वो। Improves performance of employees to get promotion,
employees show better performance. And point number 6, through transfers surplus employees can be shifted to another department. तो ट्रांसफर करने से क्या होता है, देखो एक डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉय ज्यादा है और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज को इस ऑर्गेनाइजेशन से शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे एम्प्लॉयज कम है ना। तो ये भी एक हेल्प हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉय है, दूसरे डिपार्टमेंट में कम एम्प्लॉय है, तो ज्यादा वाले डिपार्टमेंट से हम शिफ्ट कर देंगे कम वाले डिपार्टमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स। क्या नुकसान है अगर हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे तो। ठीक है, पहला, नो फ्रेश टैलेंट और न्यू आइडियाज। वही पुराना घिसा पिटा आइडिया चलेगा, कोई नया आइडिया नया टैलेंट नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही लोग काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कोई नया इनोवेटिव इनिशिएटिव आइडियाज जो है वो नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, लिमिटेड चॉइस हो जाएगा, क्योंकि जितने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हीं में से किसी को रखना पड़ेगा, है ना, हम बाहर से लोग नहीं ला रहे, तो हमारे पास लिमिटेड चॉइस होगा। नॉट सुइटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जब ऑर्गेनाइजेशन नया नया बन रहा है तो कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय तो कुछ है ही नहीं, अभी तो नया ऑर्गेनाइजेशन है, सबको नए तौर पे काम पे रखना है, तो यहाँ पे इंटरनल सोर्स काम नहीं आएगा। मतलब नए ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज इंटरनल लगाने के लिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होने चाहिए जो कि नहीं है ना। एंड पॉइंट नंबर 4, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर हम एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट बार बार ट्रांसफर करते हैं तो उससे एम्प्लॉयज का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकता है। जैसे कि कभी वो काम कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कभी काम कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में, कभी काम कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो इससे क्या होगा, वो ज्यादा अच्छे से कोई भी काम को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब इंटरनल कैसे होता है, पहला हो गया ट्रांसफर और दूसरा हो गया प्रमोशन। ठीक है, देखो ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह भेजना, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना, सेम ऑथोरिटी सेम पावर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरा डिपार्टमेंट में अगर हम भेजते हैं जिसमें सेम ऑथोरिटी पावर है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज from one job position to other at the same level of authority. ऑथोरिटी लेवल सेम रहेगा, ठीक है, बस एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में चला जाएगा वो। जनरली विद द ट्रांसफर देयर इज नो चेंज इन द कंपेंसेशन लेवल, सैलरी उतना ही रहेगा, एंड द ऑथोरिटी लेवल पावर भी उतना ही रहता है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इवन इन हिज रैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेस्टीज, ओनली द प्लेस ऑफ वर्किंग इज चेंज्ड। ठीक है, तो कुछ नहीं बदलता है, उतना ही सैलरी उतना ही पावर उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही प्रेस्टीज सब कुछ सेम रहता है, खाली वर्किंग प्लेस बदल जाता है। पहले जैसे काम करता था परचेज डिपार्टमेंट में, अब काम कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में, दोनों एक ही लेवल का काम है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति को अगर हम परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या है, दिस इज नोन एज ट्रांसफर, जहां पे ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पावर प्रेस्टीज सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सैलरी भी सेम रहेगा। एंड नेक्स्ट प्रमोशन। प्रमोशन तो जानते ही होंगे, प्रमोशन का मतलब होता है हायर रैंक में जाना, जहां पे सैलरी हाई होगा, पावर भी हाई होगा, प्रेस्टीज भी ज्यादा होगा, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विथ हायर लेवल ऑफ ऑथोरिटी।
ऑथोरिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है। इन प्रमोशन द ऑथोरिटी लेवल, द रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रेस्टीज improves or increases, ठीक है। generally with the promotion there is increase in the compensation or salary also, तो सैलरी भी बढ़ेगा। तो बेसिकली सब कुछ इंक्रीज होता है, ऑथोरिटी, प्रेस्टीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, सब कुछ इंक्रीज होगा किसमें, प्रमोशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट, पहले क्लर्क था मतलब लोअर लेवल पे था, अब अकाउंटेंट बन गया, मिडिल लेवल पे आ गया, तो इसको बोलते हैं प्रमोशन। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज आवर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हम लोग का इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बिफोर वी एंड एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और आगे और कैसे वीडियोस तुम देखना चाहते हो, मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, बिकॉज तुम्हारा कमेंट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।